हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें फिजिकल स्टेट, आइसोमॉर्फिज्म और कंडक्टिविटी हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। आज हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन, चौथा केस। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में चौथा केस हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन, बोले तो ध्रुवणता। तो सबसे पहले क्या, फिजिकल स्टेट में जो इंपॉर्टेंट केस पढ़े थे वो ये कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सामान्यतः प्रतिचुंबकीय होते हैं, बोले तो डायमैग्नेटिक नेचर के। परंतु कुछ आयनिक यौगिक जैसे धातुओं के सुपर ऑक्साइड अनुचुंबकीय, बोले तो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, जिसके बारे में हम एमओटी में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः कलरलेस होते हैं, परंतु संक्रमण तत्वों के कुछ आयनिक यौगिक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 और K2Cr2O7 रंगीन प्रकृति के होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक और पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोग लिखे होंगे ऑरेंज। उसके बाद हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पढ़े, बोले तो समाकृतिकता। तो आइसोमॉर्फिज्म में हम लोग पढ़े थे दो या दो से अधिक आयनिक यौगिक आपस में समाकृतिकता प्रदर्शित करते हैं। दो ठो केस लिखे थे, यदि क्रिस्टल संरचना क्या हो, समान हो। क्रिस्टल संरचना मतलब जल के अणुओं की संख्या। और दूसरा हम लोग जो केस पढ़े थे वो ये था कि उनके अवयवी आयनों में इलेक्ट्रॉनिक संरचना समान हो, मतलब धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो वो आपस में क्या प्रदर्शित करेंगे, समाकृतिकता। उसके बाद एक ठो आप लोग नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे एक ठो वर्ड जो ड्रॉप हुआ था, सभी प्रकार के एलम। एलम बोले तो फिटकरी, पोटास एलम आप लोग नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे सभी प्रकार के एलम से क्या अर्थ है, जैसे फेरिक फिटकरी होता है, अमोनियम फिटकरी होता है, क्रोमिक फिटकरी होता है ना। तो सभी प्रकार के एलम आपस में समाकृतिकता प्रदर्शित करते हैं ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, बोले तो चालकता। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था में आयनों का प्रदर्शन नहीं होता। तो कमरे के ताप पर आयनिक यौगिक चालकता प्रदर्शित नहीं करते, ये केवल अपने गलित और जलीय विलयन अवस्था में चालकता प्रदर्शित करते हैं। आप लोग वहां पे ब्रैकेट में ना एक पॉइंट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुक्त एवं गतिशील आयनों के उपस्थिति के कारण। मुक्त एवं गतिशील आयनों के उपस्थिति के कारण। उसके बाद आप लोग एक पॉइंट लिखे थे कि जो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो केवल अपने जलीय विलयन अवस्था में चालकता प्रदर्शित करते हैं, गलित अवस्था में भी चालकता प्रदर्शित नहीं करते। और अत्यधिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जैसे अमोनिया और जल केवल अपने द्रवीय विलयन अवस्था में ही चालकता प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ब्रैकेट में लिखे होंगे, वहां पे आप लोग देखिएगा, सेल्फ आयोनाइजेशन, स्वतः आयनन के कारण। एक केस यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, उसको लिखने के बाद हम लोग पोलराइजेशन पे आएंगे। तो वहां पे जो वर्ड छूटा हुआ है वो ये था कि जो अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे एग्जांपल डायमंड बोले तो हीरा, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, पायरीन एक्सेट्रा, बहुत सारे अभी आएंगे, हम आपको बताएंगे। तो ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब चालकता प्रदर्शित नहीं करते, परंतु ग्रेफाइट चालकता प्रदर्शित करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण, मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जबकि डायमंड हो गया और केरोसिन हो गया और पायरीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये सब चालकता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ये वर्ड लिख लीजिएगा, ये पिछले लेक्चर में हम आपको बताए नहीं थे। तो अगला हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवणता। तो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की व्याख्या किसके द्वारा की जाता है, ध्रुवणता के द्वारा। ये पहला पॉइंट है, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की व्याख्या ध्रुवणता द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता कैसे है। तो वो किसके द्वारा होता है, ध्रुवणता के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले ध्रुवणता पढ़ते हैं। तो जब सममित धनायन तथा सममित ऋणायन आयनिक बंध के निर्माण के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, तो जो धनायन का नाभिक होता है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र में विकृति आ जाती है। और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र में आई इस प्रकार की विकृति ही क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। और ध्रुवणता के कारण जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र में विकृति आती है, तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, मध्य में, जो एक प्रकार के आंतरिक साझे की तरह कार्य करते हैं, और आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। तो थोड़ा देखें यहां पे, जब सममित धनायन तथा सममित ऋणायन, ये क्या, ये ना सममित रहा होगा, सममित बोले तो ये, जब सममित धनायन तथा सममित ऋणायन आयनिक बंध के निर्माण के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, तो धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र को, ये वाले हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, ऐसा।
तो धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र में क्या आ जाती है, विकृति, और इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, दोनों के मध्य में, जो एक प्रकार के आंतरिक साझे की तरह कार्य करते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। तो अगला हम लोग बात करेंगे पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता। तो जो ध्रुवण क्षमता कहते किसे हैं, धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अग्र को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है, ध्रुवण क्षमता। और जो ध्रुवण क्षमता होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ केटायन और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन, जबकि ध्रुवण क्षमता चार्ज ऑफ एनायन और साइज ऑफ एनायन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोग लैटिस एनर्जी पढ़ के आए हैं, तो लैटिस एनर्जी हम लोग पढ़े थे कि लैटिस एनर्जी धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश के समानुपाती होता है, जबकि धनायन के आकार और ऋणायन के आकार की व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पोलराइजिंग पावर और लैटिस एनर्जी में? तो ये तो सही था, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ केटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ एनायन के, मतलब धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश बढ़ता था तो लैटिस एनर्जी बढ़ता था, तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ता है ना, ये कॉमन है। आप लोग को डिफरेंसेस बता रहे हैं, आप लोग कहां पे गलती कर सकते हैं। जो लैटिस एनर्जी होता है वो धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये भी धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो लैटिस एनर्जी आप लोग पढ़े हैं वो ऋणायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती था, मतलब ऋणायन का आकार अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। यहां पे अगर ऋणायन का आकार बढ़ेगा ना तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस, ध्रुवण क्षमता। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, किसने बताया था, फजान। इसको फजान रूल भी बोलते हैं। तो फजान ने बताया कि पोलराइजिंग पावर जो होते हैं वो कोवैलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सहसंयोजक लक्षण जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, ध्रुवण क्षमता के समानुपाती होते हैं। जैसे अगर धनायन पर आवेश बढ़ेगा, धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा, और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको, बहुत सारे एग्जांपल बताते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। हम आपको वहां भी बताए थे, यहां भी बता रहे हैं, अगर डिफरेंट ग्रुप के होंगे ना तो आप लोग को करना क्या है, चार्ज को चेक करना है। अगर सेम ग्रुप के होंगे ना तो आपको साइज चेक करना है। तो यहां बताएं जो कॉमन है वो कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। डिफरेंट कौन कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तीन डिफरेंट ग्रुप के। तो यहां पे हम लोग चार्ज देखेंगे, इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे +2, इस पे +3। तो जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा, और जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण भी सबसे ज्यादा। तो धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा, जिसके कारण सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होएगा, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड में। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब यहां पे कॉमन कौन है, क्लोरीन। डिफरेंट कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो है सब एक ही ग्रुप के, तो यहां पे हम लोग किससे चेक करेंगे, इसको साइज से। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें साइज ज्यादा किसका है, सीजियम का। हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा साइज इसमें किसका, सीजियम का। और जिसका साइज सबसे ज्यादा, धनायन है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो धनायन का आकार जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा, और जिसका आकार सबसे कम उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। तो ये पोलराइजिंग पावर का कौन सा क्रम लिखे, घटता। अभी क्वेश्चन देंगे हम आपको लैटिस एनर्जी से भी, पोलराइजिंग पावर से भी, जितना भी हम लोग केस पढ़ रहे हैं आयनिक बांड को लेके। एक और एग्जांपल देखें। अब यहां पे थोड़ा आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बताएं कॉमन कौन है, सोडियम। अब डिफरेंट कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेम ग्रुप के हैं तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, साइज देखेंगे ऋणायन का। अब पोलराइजिंग पावर, जिसे पूछ लिया कि पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका या फिर सबसे कम किसका, तो हम लोग ऑर्डर ही लिख देते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा साइज किसका, आयोडीन का।
हम लोग यहां पे पढ़े हुए हैं जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ऋणायन के आकार के समानुपाती, मतलब जिसका आकार सबसे ज्यादा होगा ऋणायन का, उसका पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका? सोडियम आयोडाइड। केस याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी लगे गलत नहीं होगा, सिर्फ केस आपको मालूम रहना चाहिए। और एग्जांपल देखें, SF2, SF4, SF6। अब बताएं, इसमें सेंट्रल मेटल भी सेम है और लेटरल टर्म भी सेम है, तो इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे? बताएं, इसमें चार्ज, इस पर सल्फर पे चार्ज कितना? +2, इस पर +4 और इस पर +6। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हुए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसको भी। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर आया है? SF6 पे। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसका होएगा? SF6 का। SF6 पोलराइजिंग पावर बढ़ता क्रम। एग्जाम्पल और देखें, जैसे PbO है और PbS, इसको बोलते हैं लिथार्ज, कॉमन नाम, और इसको बोलते हैं गैलेना। लिथार्ज और गैलेना, ये तो कॉमन है। इस पे चार्ज -2, इस पे भी चार्ज -2, तो चार्ज क्या है? कॉमन। अब ग्रुप क्या है, तो इसमें हम लोग साइजिन देखेंगे। तो बताएं, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा आकार किसका होता है? सल्फर का, तो उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड, तो वही केस है, यहां पे -2 चार्ज, -2 चार्ज, इसका ज्यादा हो जाएगा ये। तो ऐसे ही बहुत सारे केस हैं पोलराइजिंग पावर के, चाहे आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं उसका धनायन पर आवेश से, ऋणायन पर आवेश, धनायन के आकार और ऋणायन के आकार। आप लोग को ये मालूम रहना चाहिए कब किसका यूज करना है, हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं, बहुत आसान। एक और एग्जांपल देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान ले Al2O3 एल्यूमिना, AlF3 और Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम तो कॉमन है, सब पे चार्ज +3 ही होंगे, यहां पे -2, -1 और -3। तो चार्ज इसका कंपेरिजन हम लोग किसे करेंगे? ऋणायन पर आवेश से। तो ऋणायन पर आवेश सबसे ज्यादा किसका है? इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें और थर्ड। तो थर्ड का जो पोलराइजिंग पावर होएगा वो सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट का, और उसके बाद सेकंड। पोलराइजिंग पावर का घटता क्रम, चाहे आप पोलराइजिंग पावर बता लें और चाहे आप लोग कोवेलेंट कैरेक्टर बता लें, सहसंयोजक लक्षण ना। तो अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जो पोलराइजिंग पावर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के। थर्मल स्टेबिलिटी, चाहे पोलराइजिंग पावर कह लें, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर कह लें। और जो पोलराइजिंग पावर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के, बोले तो गलनांक। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। जैसे देखें, एग्जांपल हम आपको बताते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को लेके। जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट है एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल ना। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होएगा? थर्मल स्टेबिलिटी, मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसका होएगा? चाहे मैक्सिमम पूछ ले, चाहे मिनिमम पूछ ले। तो बताइए, इसमें कॉमन कौन है? कार्बोनेट। बचा कौन है? धनायन। हम लोग जानते हैं धनायन का अगर आकार बढ़ेगा, अगर धनायन का आकार बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होएगा? घटेगा। और जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो आप लोग यही बता लें कि इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो धनायन का आकार सबसे ज्यादा, आकार इसका, तो इसका आकार सबसे ज्यादा है, जिसका आकार सबसे ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम, इसका ध्रुवण क्षमता सबसे कम होगा। ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। अब क्वेश्चन क्या पूछा? थर्मल स्टेबिलिटी। बताएं, इसका अगर ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका सबसे कम, और इसका ध्रुवण क्षमता सबसे कम था तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा।
और एग्जांपल देखें, जैसे लिथियम कार्बोनेट है और बेरिलियम कार्बोनेट, तो यहां पे आवेश कितना +1 और यहां पे +2। तो हम धनायन पर आवेश बढ़ रहा है, तो धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा। कहने का बेरिलियम कार्बोनेट का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होएगा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो यहां पे जो थर्मल स्टेबिलिटी होएगा वो लिथियम कार्बोनेट का ज्यादा होएगा। एक तो केस है कि जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है ना, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जाता है। जब हम लोग लास एथेलिनियम पढ़ेंगे ना इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें क्वेश्चन दिया आपको लिथियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, या फिर रिलेट करके पूछ सकता है भाई पोलराइजिंग पावर या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ भी, जितना आप लोग यहां पे डायरेक्टली और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़े हुए हैं। तो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पूछ सकता है, सबसे कम पूछ सकता है। तो बताएं, लिथियम ये है, सोडियम और पोटेशियम, आसानी से बिल्कुल घबराने की बात नहीं। तो यहां पे बेरिलियम पे चार्ज कितना +2 और इस पर +1 तो कॉमन बात है, धनायन पर आवेश बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होएगा, घटेगा। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा, बोले तो बेरिलियम कार्बोनेट का। अब बताएं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। हम लोग जानते हैं जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आकार बढ़ता है, और जब आकार बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, घटता है। कहने का अर्थ इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे कम किसका होएगा, पोटेशियम का। तो जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो पोटेशियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और बेरिलियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, दो क्वेश्चन है आप लोग चेक करिएगा, सबसे कम। जो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, या फिर ऑर्डर भी पूछ सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो ऑर्डर भी आप लोग बता सकते हैं ना। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि थर्मल स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा या फिर सबसे कम। दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम, या फिर ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, बढ़ता क्रम बताइए या फिर घटता क्रम बताइए। बहुत आसान है, +1, +2, +3। तो बताएं, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसका होगा, जिस धनायन पर आवेश सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जिस धनायन पर आवेश सबसे ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, और जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा और इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगला हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का लास्ट केस। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक से अधिक होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों के गलनांक पर आयनिक बल दुर्बल होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक पर उनके मध्य स्थिर दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है। आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोजन और वान डेर वाल बॉन्ड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, 3 पात्र है, एक में सोडियम क्लोराइड है, एक में वाटर है मतलब जल है, और एक में हाइड्रोजन है। अब तीनों को हम सेम टेम्परेचर दिए, तो उसमें सबसे पहले गलित अवस्था में कौन जाएगा, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन, जल, उसके बाद कौन, सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड का गलनांक उच्च होएगा, वो आयनिक कंपाउंड है। जल का उससे कम होएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे कम गलनांक जो होएगा वो हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में वान डेर वाल बॉन्ड पाया जाता है। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे तो वहां पे हम आपको 2 बॉन्ड पढ़ाए थे, स्ट्रांग और वीक बॉन्ड। तो हम लोग ऑर्डर लिखे थे, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, हाइड्रोजन और वान डेर वाल। तो वो ऑर्डर है, स्ट्रेंथ, शक्ति, सबसे मजबूत बॉन्ड जिसका होएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जो सबसे कमजोर बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। अब यहां पे एक केस देखें, जो परमाणविक ठोस होते हैं उनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। जो परमाणविक ठोस होते हैं उनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक विशाल, सममित तथा अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं। तो परमाणविक ठोस है कौन, एक्सेप्शनल केस है कि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर
एक विशाल सममित तथा अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणविक ठोस कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, कार्बोरेंडम, नॉर्बाइट और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको बोराजोन भी बोलते हैं। अगर इसमें से हमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर पूछ लिया मेल्टिंग पॉइंट का, तो डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नॉर्बाइट का B4C और उसके बाद कार्बोरेंडम का, उसके बाद एल्यूमिना भी लिख सकते हैं, Al2O3। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। नेचर प्रकृति में सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो डायमंड का होता है, लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परमाणविक ठोसों का गलनांक सबसे उच्च होता है, क्योंकि परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर विशाल, सममित तथा अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं। तो वो कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, कार्बोरेंडम, नॉर्बाइट और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। यहां पे हम दो केस लिए हैं, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए, एक तरफ सिलिका। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और सिलिका क्या है? ठोस है, परमाणविक ठोस। यहां पे देखिए एग्जांपल लिए हुए हैं, तो परमाणविक ठोस ना सिलिका। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन और सिलिकॉन दोनों सेम ग्रुप के हैं। कार्बन के वायु आत्म कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के वायु आत्म कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जब बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यही ना होएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कम? क्यों कम है? क्योंकि ये गैस। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब सिलिका देखें, सिलिका परमाणविक ठोस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और जितने भी परमाणविक ठोस होते हैं सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। ये संरचना है सिलिका का, मतलब क्या कैसा होएगा? विशाल संरचना बनेगा, सममित होगा और अस्थायी होगा ना। तो जितने भी परमाणविक ठोस होते हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या? जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, मेल्टिंग पॉइंट यूनिवर्सल होता है किसके? पोलराइजेशन के, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर लिख लें। अब यहां पे हम लिखे हैं मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। कब? केस है धनायन में अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, तो हम लोग उसका कंपेरिजन मेल्टिंग पॉइंट का कंपेरिजन किससे करेंगे? लैटिस एनर्जी से। और अगर ऋणायन में फ्लोराइड, ऑक्साइड और क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, कार्बाइड और हाइड्रोजन है, तब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की कंपेरिजन किससे करेंगे? लैटिस एनर्जी से। अन्यथा मेल्टिंग पॉइंट के कंपेरिजन हम लोग किससे करेंगे? पोलराइजेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट केस है यार, अब जान लें। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी पढ़े, पोलराइजेशन अभी पढ़ के आए हैं, और ये क्या बोलते हैं, मेल्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी पढ़े। अब ये देख रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इनके केस ना आपको जब तक मालूम नहीं रहेंगे ना, आप लोग क्वेश्चन इजी तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। बुद्धि लगाइएगा, ना तो धनायन इसमें से कोई है, ना तो ऋणायन इसमें से कोई है। तो इसका कंपैरिजन हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन इस क्वेश्चन के लिए लैटिस एनर्जी नहीं करेंगे। इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन होगा वो किससे होएगा? पोलराइजेशन से। और पोलराइजेशन होता क्या है? धनायन के, इसमें धनायन भिन्न है ना, धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। जिसका धनायन का आकार सबसे ज्यादा उसका पोलराइजेशन सबसे कम, और जिसका पोलराइजेशन सबसे कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। आप लोग देखें लिखे होंगे, पोलराइजेशन यूनिवर्सल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। उसके बाद दूसरा केस देखें, सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। अब इसमें क्या हम लोग लिए हैं? कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन फ्लोराइड है। तो कॉमन आयन जब फ्लोराइड आया तो इसका कंपैरिजन हम लोग किससे कर देंगे? लैटिस एनर्जी से। हम लोग जानते हैं जो लैटिस एनर्जी होता है वो धनायन पर आवेश के समानुपाती होता है। तो जब लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यहां पे आप कंपैरिजन इसका लैटिस एनर्जी से नहीं कर सकते, सॉरी पोलराइजेशन से नहीं कर सकते। उसके बाद एक एग्जांपल देखें, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, नीचे वाला क्वेश्चन देखें, दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऊपर में हम लोग फ्लोरीन लिए थे, नीचे हम लोग क्लोरीन लिए थे। बताएं, अब यहां पे क्लोरीन लिए हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन लैटिस एनर्जी से हम लोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें जो ऋणायन है वो क्लोरीन है, जबकि यहां पे क्लोरीन ऋणायन है, ये नहीं है। तो इसका कंपैरिजन हम लोग किससे कर जाएंगे? पोलराइजेशन से। अब पोलराइजेशन क्या होता है? यहां पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो यहां पे +1 चार्ज, +2 और +3। पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा? जिस पर धनायन पर आवेश ज्यादा होगा।
और जिस पर धनायन पर आवेश ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, तो जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। देखिएगा दोनों क्वेश्चन, यहां पर हम लोग कंपेरिजन इसका किससे करें, लैटिस एनर्जी से। क्यों लैटिस एनर्जी की है, क्योंकि फ्लोराइड क्या था, कॉमन था, और फ्लोराइड क्या है, रिडायन है। अगर रिडायन फ्लोराइड हुए, ऑक्साइड हुए, नाइट्राइड हुए, कार्बाइड हुए, हाइड्रोजन हाइड्राइड हुए, तो इसका कंपेरिजन हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का लैटिस एनर्जी से करेंगे, अन्यथा लैटिस एनर्जी से कंपेरिजन नहीं करेंगे, तो पोलराइजेशन से करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहे हैं ना, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। क्वेश्चन समझिएगा। देखें, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है, ये सब यहां पे देखे दिए हुए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब धनायन है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, लैटिस एनर्जी से। परंतु धनायन में क्या लिथियम है, क्या लिथियम नहीं है। तो समझिएगा क्वेश्चन, जो लैटिस एनर्जी होता है वो धनायन के आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। धनायन के आकार की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसका धनायन का आकार सबसे ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, और जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सीजियम क्लोराइड का सबसे कम होगा। अब बताएं, यहां पे लिथियम क्लोराइड दिया हुआ है, क्या लिथियम धनायन है, क्या नहीं। क्या क्लोराइड है, रिडायन है, क्या नहीं। देखिए यहां पे एक को मैच कर रहा है, नहीं ना। अब क्वेश्चन समझे, यहां पे जो हम लोग कंपैरिजन करने जाएंगे लिथियम क्लोराइड का, यहां पे पोलराइजेशन से कंपेयर कर जाएंगे। बताएं पोलराइजेशन क्या होता है, धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिसका धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार सबसे ज्यादा किसका, सीजियम का। धनायन का आकार बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होएगा, घटेगा। और धनायन का आकार जिसका सबसे कम उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा। तो बताएं इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका, लिथियम क्लोराइड का। और जिसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब जैसे मान लें एक एग्जांपल और लिखते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड एटसेट्रा। बताएं, अब यहां पे ऑक्साइड दे दिया है सब में, तो बताएं ऑक्साइड है कि नहीं रिडायन में। ऑक्साइड है तो इसका कंपैरिजन मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग किससे कर जाएंगे, लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, यहां पे हम लोग धनायन का आकार देखेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, तो धनायन का आकार बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। इसका मतलब जिसका धनायन का आकार सबसे कम उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये सब केस। अब यहां पे आप लोग बुद्धि लगाएंगे कि हाँ सर जी अभी वहां पे लिथियम क्लोराइड को लेके चले गए तो बेरिलियम ऑक्साइड को भी उधर लेके चले जाते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे, ये बुद्धि में रख के रखिएगा ना। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट खत्म होता है। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे करने को, जितना पढ़ चुके हैं सब आपको क्वेश्चन देंगे लास्ट में। हम लोग बात करेंगे आयनिक यौगिकों की विलेयता। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः वो ध्रुवीय विलायक जैसे जल, अमोनिया, OH एक्सेट्रा में विलय होते हैं। तो जो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, जबकि जो अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, पायरीन, कार्बन डाइसल्फाइड, केरोसिन एक्सेट्रा में विलय होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस कंपाउंड का जैसा नेचर होएगा वो उसी प्रकार के नेचर वाले सॉल्वेंट में रहेगा, अन्यथा नहीं। आप लोग कह सकते हैं कि अच्छा अच्छे के साथ, बुरा बुरे के साथ। तो ध्रुवीय योग सहसंयोजक यौगिक जो होंगे वो ध्रुवीय विलायक में, जो अध्रुवीय होंगे वो अध्रुवीय विलायक में। आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, अब पानी में ऑयल डालें, तेल डालें, तो तेल पानी में नहीं घुलेगा। इसी तरीके से आप लोग तेल लीजिए और उसमें पानी डालें तो वो भी उसमें नहीं घुलेगा। उसका मेजर रीजन क्या है, जो पानी होता है ना वो पोलर नेचर के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के। जो तेल है ना ऑयल, वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और जो पोलर और नॉन पोलर आपस में विलय नहीं होते। तो ध्रुवीय होंगे तो ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय होंगे तो अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंटी ऑफ एनी कंपाउंड में
आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्ट देखेंगे। तो पहला कैसा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोले तो परावैद्युतांक, विलायक का परावैद्युतांक। तो किसी विलायक की आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य स्थित आयनिक बंध को दुर्बल करने की क्षमता क्या कहलाता है, विलायक का परावैद्युतांक कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ, कोई आयनिक कंपाउंड है, वो जब विलायक में जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। जब ये जल में जाता है तो इसके मध्य जो आयनिक बंध होता है वो क्या हो जाता है, दुर्बल। तो आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध को दुर्बल करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, विलायक का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखे हैं जिसका परावैद्युतांक का मान भी लिखे हैं। तो जल सार्वत्रिक विलायक होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना, 81। आप लोग ये याद रखिएगा, जिसके परावैद्युतांक का मान ज्यादा होता है वो अच्छे विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल बोले तो D2O का जो परावैद्युतांक का मान होता है वो 70 है। सल्फ्यूरिक अम्ल के परावैद्युतांक मान 120, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के परावैद्युतांक मान 98। परंतु इन्हें अच्छे विलायक का के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। क्यों, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रकृति है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अच्छे विलायक के रूप में उपयोग क्यों नहीं किया जाता, इनके ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बोले तो जलयोजन ऊर्जा। तो जलीय विलयन में जल के अणुओं द्वारा आयनों की घेरने की प्रकृति या प्रक्रिया क्या कहलाता है, जलयोजन ऊर्जा कहलाता है। तो जब जल के अणु आयनों को घेरते हैं, आयनिक यौगिकों के आयनों को घेरते हैं, तो इनसे एक ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या बोला जाता है, जलयोजन ऊर्जा। तो जलीय विलयन में जल के अणुओं द्वारा आयनों की घेरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, जलयोजन। और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो भोजन में सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक डालते हैं, तो नमक जो घेरे जाते हैं, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन में टूटे, और ये चारों तरफ से किसके द्वारा गिरे जाते हैं, जल के द्वारा। तो आयनिक यौगिक किसके द्वारा गिरे, जल के द्वारा। तो आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन में जल के अणुओं द्वारा आयनों को घेरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जलयोजन, और इनसे मुक्त हुई ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। देखिए लैटिस एनर्जी आपको हिला के रख देगा हर जगह। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z प्लस और Z माइनस के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R प्लस और R माइनस। अब आपके दिमाग में ये चलेगा, ये तो कॉमन है लैटिस एनर्जी के, तो डायरेक्ट कहाँ लिखवा दिए कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, मेल्टिंग पॉइंट, वहां भी आपको लैटिस एनर्जी हिला दिया। हम लोग लैटिस एनर्जी का कंपेरिजन किए वहां पे कि जब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्लस रहेंगे, या फिर फ्लोराइड, ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड होंगे, ऑक्साइड होंगे, नाइट्राइड होंगे, हाइड्राइड होंगे, तो वहां पे हम लोग किससे उसका तुलना करेंगे, लैटिस एनर्जी से। और उसके अलावा अगर कुछ भी दिया है तब हम लोग गलनांक की तुलना किससे करेंगे, पोलराइजिंग पावर से। अब यहाँ पे फिर लैटिस एनर्जी घुस गया। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी Z प्लस और Z माइनस के समानुपाती, R प्लस और R माइनस के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब यही केस हम लोग लैटिस एनर्जी में पढ़े हैं। अब यहाँ पे जब सॉल्वेबिलिटी की बात करेंगे, विलेयता की बात करेंगे, तो विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी। अब बुद्धि काम करना बंद होएगा कि हम कंपेरिजन करेंगे तो किससे करेंगे, सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी बोलो तो विलेयता, बहुत इंपॉर्टेंट केस ना। तो यहाँ पे देखिएगा, विलेयता समानुपाती होता है हाइड्रेशन एनर्जी के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है लैटिस एनर्जी। ये जो लिखे हैं फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये स्मॉल आयन है। तो जब स्मॉल आयन रहेंगे तो हम लोग सॉल्वेबिलिटी की तुलना किससे करेंगे, लैटिस एनर्जी से। ये वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा। अगर स्मॉल आयन होंगे बोले तो फ्लोराइड, ऑक्साइड और OH है, तो हम लोग तुलना किससे करेंगे, लैटिस एनर्जी से। और अगर लार्ज आयन रहेंगे
तो हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी की तुलना किससे करेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी से ना। अब यहाँ पे देखिए, यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अधिक होगा तो वो क्या होएगा? सॉल्युबल होएगा। थोड़ा सोचें आप लोग अपने दिमाग से कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे जब केस देखने हम लोग चले हैं तो सब डिफरेंट हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुआ लैटिस एनर्जी तो वो सॉल्युबल होंगे, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी कम होगा तो वो इनसॉल्युबल होंगे। अब यहाँ पे हम आपको एक दो एग्जांपल बताते हैं, फिर उसके बाद आपको हम कंप्लीट क्वेश्चन देंगे, आपको बताना होगा उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सबका पूछेंगे, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम पूछ सकते हैं। चाहे पोलराइजिंग पावर पूछ ले, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले, चाहे लैटिस एनर्जी पूछ ले, चाहे हाइड्रेशन एनर्जी पूछ ले, चाहे सॉल्युबिलिटी पूछ ले, कोई भी पूछ सकते हैं ना। तो देखिए छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करें। जैसे मान लें लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। यहां पर बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। रुबिडियम फ्लोराइड। अब इसमें बोला कि सॉल्वेबिलिटी का घटता क्रम, कुछ भी पूछ सकता है, बढ़ता है या घटता, तो सॉल्वेबिलिटी का घटता क्रम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कॉमन आयन कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है? स्मॉल आयन है। तो बताएं सॉल्वेबिलिटी की तुलना यहाँ पे हम लोग लैटिस एनर्जी से करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी से करेंगे। तो जब स्मॉल आयन है तो सॉल्वेबिलिटी की तुलना किससे करेंगे? लैटिस एनर्जी से। और सॉल्वेबिलिटी लैटिस एनर्जी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं जो लैटिस एनर्जी होता है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी वैसे लैटिस एनर्जी भी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका आकार सबसे ज्यादा, इसका आकार सबसे ज्यादा है ना, तो जिसका आकार सबसे ज्यादा इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसका होगा लिथियम फ्लोराइड का। आप लोग खोल के देखिएगा, हो सकता है ये भी एग्जांपल हम आपको वहां पे करवाया होगा। एक बार और समझने की कोशिश करें। लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, रुबिडियम फ्लोराइड है। तो इसमें कॉमन आयन कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है? स्मॉल आयन। स्मॉल आयन। तो जब स्मॉल आयन है तो हम लोग सॉल्वेबिलिटी की तुलना किससे करेंगे? लैटिस एनर्जी से। तो जब लैटिस एनर्जी से तुलना करेंगे, हम लोग जानते हैं जो लैटिस एनर्जी होता है वो धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि जिस धनायन का आकार सबसे ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम। तो इसमें धनायन का आकार सबसे ज्यादा किसका? रुबिडियम का, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा। थोड़ा समझे यहाँ, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? लिथियम फ्लोराइड का। जिसका आकार सबसे कम उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, क्वेश्चन था कि सॉल्वेबिलिटी का घटता क्रम होता है। और सॉल्वेबिलिटी लैटिस एनर्जी क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब विपरीत। तो बताएं जिसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा उसका सॉल्वेबिलिटी सबसे, ये तो सबसे ज्यादा सॉल्वेबिलिटी किसका होगा? रुबिडियम फ्लोराइड का। और सबसे कम किसका होगा? लिथियम फ्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आपको फिर से घबराएगा। ये जल में ज्यादा घुलनशील होगा, ये जल में कम, सबसे कम, ये अविलेय होगा। इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होगा रुबिडियम का, जो लैटिस तो क्या बोलते हैं, इसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेबिलिटी ना। तो वो अविलेय होगा और ये अविलेय होगा ना, वो विलेय होगा और ये अविलेय। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें एक तो, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। तो बताएं कॉमन आयन कौन है? क्लोराइड। जब कॉमन आयन क्लोराइड है सब में, तो क्लोराइड कैसा है? लार्ज आयन। और जब लार्ज आयन रहेगा तो कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी से। समझिएगा क्वेश्चन, घबराइएगा प्लीज। हाइड्रेशन एनर्जी से। तो सॉल्वेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी Z प्लस Z माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R प्लस R माइनस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज तो देखने जाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? आकार। और धनायन का आकार अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो जिसका धनायन का आकार सबसे कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम सॉल्वेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए केस उल्टा, इसमें सबसे ज्यादा जल में कौन घुलेगा? रुबिडियम फ्लोराइड। इसमें सबसे ज्यादा जल में कौन घुलेगा? लिथियम फ्लोराइड। ऐसे केस बनते हैं। और एग्जांपल देखें 2-3 लोग, फिर उसके बाद हम आपको घर में ये क्वेश्चन देते हैं। प्रैक्टिस खूब करिएगा, अभी ये शुरुआत है। अभी तो फिजिकल, इस केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम आपको थोड़ा सा जीओसी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, उसके बाद फिजिकल भी पढ़ाएंगे। फिजिकल में मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, बेरिलियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट,
कैल्शियम सल्फेट और स्ट्रांसियम सल्फेट। बताइए इसमें लार्ज आयन है, अब जब लार्ज आयन है तो इसका कंपैरिजन हम लोग किससे कर जाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी से। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, आकार की व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम सल्फेट का, तो बेरिलियम सल्फेट सबसे ज्यादा क्या होगा, पहले सॉल्वेंटी का कौन सा क्रम हो जाएगा। बहुत सा आसान है, बस चीजें आपको ना क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल दे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे स्मॉल एनायन आ गया, और स्मॉल एनायन आ गया तो उसकी कंपैरिजन हम लोग किससे कर जाएंगे, लैटिस एनर्जी से। और बताएं लैटिस एनर्जी भी व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार के, तो सबसे ज्यादा आकार इसका, तो कहने का मतलब इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम, इसका आकार सबसे ज्यादा, इसका आकार सबसे कम, तो इसका मतलब इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। और जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसका सॉल्वेंटी सबसे कम होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं करने को, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, जिसमें ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन बोले तो वीबीटी और एमओडी की बात करेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब